साइंस की ऑनगोइंग एवोल्यूशन ने मानव समाज को डेवलपमेंट की पीक तक पहुंचा दिया है, लेकिन इसी एडवांसमेंट की ब्लाइंड रेस में पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन और हमारी अर्थ धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन मोड में चली गई है। हो सकता है कि हम इस आने वाले ग्लोबल क्राइसिस का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन अभी न कर पा रहे हों, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हमें साफ साफ महसूस हो रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी, मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए अल्टीमेट अथॉरिटी बन जाते हैं, तब वो दिन ज्यादा दूर नहीं होता जब हमें ये मानना पड़ता है कि हमारी अपनी अर्थ अब हमारे लिए ही एलियन टेरिटरी बन चुकी है। असल में जिस प्लैनेट को हमें प्रिजर्व करना था, जिसकी बायोलॉजिकल सिस्टम और इकोलॉजिकल बैलेंस के हम गार्डियन थे, उसी प्लैनेट पर एक दिन हम आउटसाइडर स्पीशीज की तरह सर्वाइव करने को मजबूर हो जाते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की अनकंट्रोल्ड रेस ने धीरे धीरे ह्यूमन इमोशंस, मोरल एथिक्स और बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस को एरेज करना शुरू कर दिया है। 2023 में रिलीज हुई द क्रिएटर जैसी पावरफुल साइंस फिक्शन फिल्म इसी फ्यूचर की वार्निंग देती है। ये मूवी उस वर्ल्ड को विजुअलाइज करती है जहां ह्यूमंस ने अपनी बनाई हुई एआई एंटिटीज, एडवांस्ड रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स पर इतना ज्यादा भरोसा कर लिया है कि एक पॉइंट पर जाकर ह्यूमन रेस का खुद का एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी ही खतरे में पड़ जाती है। और यही वो मोड़ था जब इंसान ने पूरी तरह से इस सच्चाई को रियलाइज किया। साल 2055 में अमेरिका ने एक ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि अब अमेरिका पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बंद कर रहा है। दरअसल एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका ने एआई को इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल किया था। मेडिकल ट्रीटमेंट्स, डोमेस्टिक यूजेज, होटल्स, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि डिफेंस सिस्टम्स तक एआई हर जगह इंटीग्रेट हो चुका था। लेकिन एक दिन वही एआई जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसने लॉस एंजलिस पर एक न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया। कुछ ही पलों में पूरा शहर धूल में तब्दील हो गया और हजारों लोगों की मौत हो गई। इससे पहले कि एआई इंसानियत के लिए और ज्यादा लीथल बन जाए, अमेरिका ने उसे पूरी तरह से बैन करने का फैसला कर लिया। हालांकि दुनिया के सभी देश अमेरिका के इस फैसले से सहमत नहीं थे। उस समय पूरी पृथ्वी दो बड़े रीजन्स में बंट चुकी थी। पहला था वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां अमेरिका अकेला खड़ा था, और दूसरा था न्यू एशिया, जिसमें इंडिया, जापान, नेपाल, थाईलैंड जैसे देश शामिल थे, जो अमेरिका के फैसले को नजरअंदाज करते हुए लगातार एआई को और ज्यादा डेवलप कर रहे थे। न्यू एशिया में एआई को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक सिटीजन की तरह माना जाता था। वहाँ इंसान और एआई इस तरह साथ रहते थे जैसे एक ही फैमिली का हिस्सा हो। अमेरिका यानी वेस्टर्न वर्ल्ड बेहद बड़ा और पावरफुल था, और इसी ताकत के बल पर पिछले 10 सालों से लगातार एआई को पूरी तरह एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने न्यू एशिया को साफ साफ वार्निंग दी, अगर अब भी एआई को डेवलप करना बंद नहीं किया गया तो अमेरिका पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने एआई को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एडवांस्ड एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम डेवलप किया, जिसका नाम था नॉमैड। नॉमैड लगातार अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता था और एक हाई इंटेंसिटी लेजर स्कैन के जरिए स्पेस से पूरी पृथ्वी की निगरानी करता था। जैसे ही स्कैन में कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मौजूदगी डिटेक्ट होती, नॉमैड से तुरंत एक मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता था। ऐसा मिसाइल जो कुछ ही पलों में पूरे इलाके को कम्प्लीटली अनाइलेट करने की क्षमता रखता था। नॉमैड को डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल था। इसी वजह से न्यू एशिया के लोग हमेशा नॉमैड से दूरी बनाए रखते थे। सन 2065 नॉमैड के लगातार बने हुए खौफ की वजह से रिपब्लिक ऑफ न्यू एशिया में रहने वाले लगभग सभी एआई अब अंडरग्राउंड हो चुके थे। इंसान और एआई दोनों ही छिपकर जिंदगी जीने को मजबूर थे। एक रात नॉमैड न्यू एशिया के कोनंग आइलैंड के ऊपर से गुजरा। दरअसल इसी कोनंग आइलैंड के आसपास नॉमैड ने एआई की एक सस्पिशियस लोकेशन ट्रैक कर ली थी। उसी के आधार पर उसने पूरी जानकारी यूएस मिलिट्री फोर्स को ट्रांसमिट कर दी, और कुछ ही समय बाद यूएस मिलिट्री के कई सैनिक उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे। उसी आइलैंड पर एक घर के अंदर जोशुआ नाम का एक व्यक्ति अपनी प्रेग्नेंट वाइफ माया के साथ जिंदगी के कुछ शांत और खुशहाल पल बिता रहा था। तभी अचानक घर के बाहर तेज शोर सुनाई दिया। जोशुआ नीचे दरवाजे तक आया और बाहर देखा कुछ एआई रोबोट्स एक घायल यूथ सोल्जर को पकड़ कर लाए थे। ये एआई रोबोट्स जोशुआ के अपने साथी थे। उनमें से एक एआई रोबोट हारून जोशुआ से बोला, अमेरिकन्स
उसको हमारी लोकेशन मिल चुकी है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जोशुआ ने जैसे ही बाहर आसमान की ओर देखा, उसने देखा कि ऊपर नोमैड पूरे इलाके को लेजर स्कैन करते हुए सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही सारे AI रोबोट्स वहाँ से भागने लगे। जब सभी रोबोट्स निकल गए, तब जोशुआ उस घायल अमेरिकन सोल्जर के पास आया और बोला, ड्रू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मेरा कवर ब्लो करने वाले थे। यही से एक बड़ा सच सामने आता है। असल में जोशुआ अमेरिका का एक अंडरकवर एजेंट था। उसे एक सीक्रेट मिशन के तहत न्यू एशिया भेजा गया था। उसका असली मकसद था न्यू एशिया के लोगों के साथ घुल मिलकर रहते हुए एक रहस्यमयी व्यक्ति को ढूंढना, जिसे सब निर्माता के नाम से जानते थे, क्योंकि यही निर्माता सीक्रेटली एक ऐसा एडवांस्ड वेपन डेवलप कर रहा था जो नोमैड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन निर्माता बेहद शातिर था, वो कभी भी आम लोगों के सामने नहीं आता था। इस मिशन में जोशुआ के पास निर्माता तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, माया, क्योंकि माया निर्माता की बेटी थी। जोशुआ ने पहले माया का भरोसा जीता, फिर प्यार किया और आखिरकार उससे शादी कर ली। उसी मौके का फायदा उठाकर वो AI रोबोट्स के साथ रहकर निर्माता तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। लेकिन माया के साथ रहने के बावजूद जोशुआ अब तक निर्माता से नहीं मिल पाया था। इस बीच जोशुआ माया से सच में प्यार करने लगा था। जो अमेरिकन सोल्जर AI रोबोट्स पकड़ कर लाए थे, उसका नाम ड्रू था। हालांकि जोशुआ ने माया को समझाने की भरसक कोशिश की। उसने कहा कि अमेरिकन इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उनका निशाना सिर्फ AI है, इंसान नहीं। लेकिन न्यू एशिया के लोगों के लिए AI सिर्फ मशीन नहीं थे, वो उन्हें भी इंसानों की तरह ही मानते आए थे। और जहाँ तक माया की बात थी, वो जोशुआ से प्यार करती थी। यही वजह थी कि वो चाहकर भी जोशुआ पर ट्रिगर पुल नहीं कर पाई। गोली चलाने की बजाय माया वहाँ से भाग निकली। बाहर AI रोबोट्स और अमेरिकन सोल्जर्स के बीच जबरदस्त लीथल गनफायर शुरू हो चुकी थी। जोशुआ को माया के लिए खतरे का एहसास होने लगा। वो उसका पीछा करता हुआ जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगा। लेकिन तब तक माया अपने लोगों के साथ समुद्र के रास्ते वहाँ से निकल चुकी थी। उसी पल आसमान में नोमैड दिखाई दिया, सीधे माया के ऊपर मंडराता हुआ। नोमैड ने अपनी हाई फ्रिक्वेंसी लेजर स्कैन से पूरे इलाके को स्कैन किया और बिना किसी चेतावनी के एक मिसाइल लॉन्च कर दिया। अगले ही पल समुद्र के बीचों बीच एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। किनारे खड़ा जोशुआ बस देखता रह गया, उस दिशा में जहाँ कभी माया थी। उस हादसे में जोशुआ जिंदा बच गया था, लेकिन अब उस घटना को गुजरे पूरे 5 साल हो चुके थे। वक्त आगे बढ़ गया था, लेकिन जोशुआ वही का वही अटका हुआ था। वो आज भी उस रात को भूल नहीं पाया था। आज भी माया की याद आते ही उसकी आंखें भर आती थी। आज भी जोशुआ यूथ मिलिट्री का हिस्सा है। अब उसका काम था लॉस एंजलिस में हुए उस न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद वहाँ बचे हुए किसी भी AI एंटिटी को ढूंढकर उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना। और फिर एक दिन जोशुआ के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जनरल एंड्रूज और कर्नल हॉवेल। जनरल ने जोशुआ को बताया कि उन्होंने आखिरकार निर्माता के सीक्रेट लैब की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर ली है। वो लैब न्यू एशिया के उसी आइलैंड पर मौजूद है जहां कभी जोशुआ को अंडरकवर मिशन पर भेजा गया था। जनरल ने आगे कहा कि निर्माता ने हाल ही में एक बेहद ही हाईली एडवांस्ड वेपन डेवलप किया है जिसका नाम है अल्फाओ। इस वेपन को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, अंतरिक्ष में मंडरा रहे नोमैड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना। जनरल की आवाज और सख्त हो गई। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले निर्माता अपने प्लान को एक्सिक्यूट करे, हम वहाँ पहुँचकर उसके वेपन को खत्म कर दें। फिर जनरल ने जोशुआ की आंखों में देखते हुए कहा, हम चाहते हैं कि इस मिशन का हिस्सा तुम बनो, क्योंकि उस इलाके के बारे में जितनी जानकारी तुम्हारे पास है उतनी किसी और के पास नहीं है। लेकिन इस बार जोशुआ ने किसी भी मिशन पर जाने से साफ इनकार कर दिया। तभी दोनों ऑफिसर्स ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर AI ने हमारी नोमैड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और उसके बाद AI हमारी जगह ले लेगा। उस दिन दुनिया से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जोशुआ अब भी अपने फैसले पर अड़ा हुआ था, क्योंकि वह ये सब पहले भी सुन चुका था। उसी तरह के एक मिशन में जोशुआ ने अपनी वाइफ माया को हमेशा के लिए खो दिया था। उस मिशन में उसने जो खोया था वो नुकसान कोई और कभी महसूस ही नहीं कर सकता था। तभी कर्नल हॉवेल ने चुपचाप एक वीडियो आगे बढ़ाया। जैसे ही जोशुआ की नजर
उस फुटेज पर पड़ी वो एकदम से रुक गया, क्योंकि उस वीडियो में माया जिंदा थी। कर्नल ने कहा, ये फुटेज 10 दिन पहले की है, माया अब भी जीवित है। जोशुआ की सांसें थम सी गई। फिर कर्नल ने आगे कहा, अगर तुम चाहते हो कि माया से दोबारा मुलाकात हो तो हम ये करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस मिशन का हिस्सा बनना होगा। जोशुआ के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, माया को फिर से देखने का सपना, और उसी उम्मीद को दिल में दबाए जोशुआ ने आखिरकार इस मिशन के लिए हाँ कह दी। एक बार फिर जोशुआ यूएस आर्मी की एक स्पेशल टीम के साथ थाईलैंड की कोनंग आइलैंड की ओर रवाना हो जाता है। इस मिशन में कर्नल हॉवेल भी टीम का हिस्सा होती है। कुछ समय बाद टीम टारगेट लोकेशन से थोड़ी दूरी पर बेहद स्टेल्थ मोड में चुपचाप लैंड करती है। यहीं से असली ऑपरेशन शुरू होता है। अब यहाँ से कहानी काफी लंबी हो जाती है, जिसे डिटेल में समझाने लगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सीधे मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। यहाँ से जोशुआ और उसकी टीम पैदल ही आगे बढ़ती है। काफी मशक्कत, सर्वेलेंस और रिस्क लेने के बाद आखिरकार उन्हें निर्माता के सीक्रेट लैब की लोकेशन मिल जाती है। ये लैब जमीन के नीचे पूरी तरह अंडरग्राउंड बना हुआ था। बिना एक पल गवाए सभी सोल्जर्स बेहद सावधानी से लैब के अंदर एंटर करते हैं। लैब के भीतर का नजारा चौंकाने वाला था। वहाँ दर्जनों लोग एआई रिसर्च में लगे हुए थे। हर कोई अपने अपने काम में इतना बिजी था कि उन्हें अंदाजा तक नहीं हुआ कि मौत कब उनके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। यूएस आर्मी एक एक करके पूरे लैब को सिस्टमैटिकली क्लियर करती जाती है, लेकिन असली मिशन अब भी बाकी था, क्योंकि उनका असली मकसद सिर्फ लैब को कैप्चर करना नहीं था, बल्कि उसी लैब में डेवलप हो रहे सबसे खतरनाक एडवांस्ड वेपन अल्फाओं को ढूंढकर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना था। और ये काम जितना दिख रहा था उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। उसी दौरान न्यू एशिया पुलिस को भी ये खबर मिल जाती है कि निर्माता के सीक्रेट लैब में यूएस आर्मी घुस चुकी है। जमीन के ऊपर हालात तेजी से बदलने लगते हैं। दर्जनों पुलिस व्हीकल्स पूरी रफ्तार से लैब की ओर बढ़ने लगती है। स्थिति बिगड़ती देख लैब के अंदर से तुरंत एक इमरजेंसी मैसेज भेजा जाता है, सभी लोग तुरंत ऊपर आएं और सिम्युलेंट्स के साथ मिलकर लैब को डिफेंड करें। ये संदेश सुनते ही ज्यादातर लोग लैब के ऊपरी हिस्से की ओर भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच जोशुआ एक अलग फैसला करता है। वो लैब के अंदर ही रुक जाता है। जोशुआ जानता था कि यही उसका असली मिशन है। वो लगातार पूरे लैब में अल्फाओं को ढूंढने लगता है। उधर बाकी लोग लैब के ऊपर पहुंचकर सिम्युलेंट्स के साथ मिलकर डिफेंस पोजीशन संभाल लेते हैं। अब जंग दो स्तरों पर लड़ी जा रही थी, ऊपर गोलियों और मशीनों की खुली लड़ाई, और नीचे जोशुआ की अकेली दौड़ उस वेपन को ढूंढने की जो पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता था। नीचे जोशुआ अल्फाओं को ढूंढते ढूंढते एक स्ट्रॉन्ग शील्ड लॉक चेम्बर तक पहुंच जाता है। उस लॉक को देखते ही जोशुआ को यकीन हो जाता है अल्फाओं यही सिक्योरली रखा गया है। किसी भी तरह से जोशुआ उस एडवांस्ड लॉक को हैक करता है। लॉक खुलते ही वो धीरे धीरे उस रूम के अंदर कदम रखता है, लेकिन जिस चीज की उसे उम्मीद थी वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। वहाँ कोई भारी भरकम वेपन नहीं था, कोई मिसाइल सिस्टम नहीं था, कोई डिस्ट्रक्टिव मशीन नहीं थी। उस कमरे के बीचों बीच सिर्फ 5-6 साल की एक छोटी बच्ची बैठी थी, जो एक एआई सिम्युलेंट थी और शांति से कार्टून देख रही थी। ये देखकर जोशुआ पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अल्फाओं यहाँ होना चाहिए था, तो फिर ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? उसी पल पीछे से एक लैब टेक्नीशियन आता है और बिना चेतावनी के जोशुआ को शूट कर देता है। जोशुआ जमीन पर गिर पड़ता है। उसी मौके का फायदा उठाकर वो टेक्नीशियन उस एआई सिम्युलेंट बच्ची को उठाता है और उसे जल्दी से लैब के ऊपर भेज देता है, ताकि वो वहाँ से भाग सके और निर्माता को ढूंढ सके। वो एआई सिम्युलेंट बच्ची लैब के ऊपर आते आते जमीन तक पहुँच जाती है। जैसे ही वो पहली बार खुली आँखों से अर्थ को देखती है, उसकी आँखों में एक अजीब सी भावुकता उतर आती है। ये उसके लिए एक नई दुनिया थी, शोर, आसमान, हवा, सब कुछ नया। लेकिन उसके चारों तरफ हालात बिल्कुल अलग थे। एक तरफ यूएस आर्मी लैब के लोगों को बेरमी से मार रही थी, दूसरी तरफ न्यू एशिया पुलिस यूएस आर्मी से सीधी फायर फाइट में उलझ चुकी थी। उसी टनल से जोशुआ भी ऊपर निकल आता है। दरअसल बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसकी जान बच गई थी। जोशुआ समझ जाता है अगर नोमैड ने हमला किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार जोशुआ मिशन को भूल जाता है। वो बस माया को ढूंढना चाहता था। वो इधर उधर भागते हुए जोर जोर से माया का नाम चिल्लाने लगता है। उसी पल न्यू एशिया पुलिस आर्मी के एक एयरक्राफ्ट को हवा में ही उड़ा देती है और लगभग उसी समय नोमैड निर्माता की लैब की तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। अगले ही पल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन, निर्माता का लैब और उसके आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह तहस-नहस हो जाता है।
जिसके परिणाम लैब के साथ आसपास का पूरा इलाका पल भर में तबाही में बदल गया था। और फिर अगली सुबह टेलर को होश आता है। वो खुद को एक छोटी सी बोट में पड़ा हुआ पाता है। उसके ठीक सामने वही AI बच्ची खड़ी थी। टेलर घबराकर उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची अपनी मासूम सी आँखों और शांत चेहरे के साथ वही खड़ी रहती है। कुछ देर बाद टेलर खुद ही वहाँ से दूर चला जाता है। खेतों के बीच उसे अपने ही टीम मेंबर शिप्ले की लाश दिखाई देती है। टेलर उसके पास से एक रेडियो डिवाइस उठाकर अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि पूरा इलाका इस वक्त न्यू एशिया की AI पुलिस की हाई लेवल सर्वेलेंस में था। अचानक शिप्ले दर्द से कराहते हुए उठ बैठता है। दरअसल शिप्ले मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश था। टेलर बिना समय गवाए शिप्ले को लेकर पास के एक घर में छिप जाता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं वहाँ पहले से ही वही AI बच्ची मौजूद थी, जो आराम से टीवी पर कार्टून देख रही थी। टेलर जब टीवी को ऑफ करता है तो एक अजीब बात नोटिस करता है। बिना टीवी को टच किए वो AI बच्ची अपनी एक अननोन पावर से टीवी को फिर से ऑन कर देती है। टेलर समझ जाता है ये कोई नॉर्मल AI नहीं है। इसी बीच शिप्ले के सिस्टम में कर्नल हॉवेल का कॉल आता है। हॉवेल सीधे सवाल करता है, अल्फाओ मिला या नहीं? टेलर जवाब देता है, यहाँ कोई वेपन नहीं है, सिर्फ एक AI बच्ची है। हॉवेल कहता है वही AI बच्ची ही अल्फाओ है, उसे तुरंत डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और बात कर पाते, हॉवेल की लोकेशन एक्सपोज हो जाती है। अगले ही पल न्यू एशिया की AI पुलिस हॉवेल को अरेस्ट कर लेती है। उधर टेलर कर्नल हॉवेल की बात सुनकर AI बच्ची यानी अल्फाओं को मारने के लिए खुद को तैयार कर ही रहा होता है। तभी उसकी नजर एक बेहद चौंकाने वाली चीज पर पड़ती है। टेलर देखता है कि अल्फाओं जो निशान ड्रॉ कर रही थी वही एग्जैक्ट निशान कभी माया की पीठ पर भी हुआ करता था। ये देखकर टेलर एकदम से रुक जाता है। इसी बीच अचानक उस घर का मालिक एक AI फार्मर वहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले कि AI फार्मर टेलर को कोई नुकसान पहुँचा पाए, टेलर मजबूरी में AI फार्मर को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही उस इलाके में सर्वेलेंस कर रही AI पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो जाती है और तेजी से उसी घर की ओर बढ़ने लगती है। अब टेलर के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा होता। वो तुरंत AI बच्ची को माया की एक फोटो दिखाता है और उससे पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? ये कहा है। AI बच्ची कुछ पल तक चुप रहती है और फिर सिर्फ एक ही शब्द बोलती है, दे एंडांग। टेलर को उस शब्द का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन उसे इतना साफ हो जाता है कि ये AI बच्ची माया के बारे में कुछ बहुत बड़ा सच जानती है। इसी बीच AI पुलिस वहाँ पहुँचने ही वाली होती है और इससे पहले कि वे उन्हें अरेस्ट कर पाते, टेलर शिप्ले और अल्फाओं को लेकर एक गाड़ी में बैठता है और तेजी से वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ पर अल्फाओं की एक बात पर गौर करना बेहद जरूरी है। जब टेलर AI पुलिस से बचने के लिए वहाँ खड़ी कार से भागने की कोशिश करता है तो कार किसी भी तरह से स्टार्ट नहीं होती। एक तरफ AI पुलिस लगातार उन पर हमला करते हुए करीब आती जा रही होती है और दूसरी तरफ टेलर की घबराहट बढ़ती जा रही होती है। लेकिन तभी अल्फाओं अपनी स्पेशल AI पावर की मदद से कार को बिना छुए ही खुद स्टार्ट कर देती है। कार अचानक चालू हो जाती है। ये देखकर टेलर एक बार फिर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब उसे साफ समझ में आने लगता है कि अल्फाओं कोई आम AI नहीं है, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड और पावरफुल क्रिएशन है। दूसरी तरफ जिस गाड़ी में हॉवेल को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था, उसी गाड़ी में उसकी साथी मकब्राइड को भी कैद किया गया होता है। लेकिन ये दोनों दिखने में जितने शांत लग रहे थे, अंदर से उतने ही खतरनाक और चालाक थे। बीच रास्ते में ही हॉवेल और मकब्राइड मौके का फायदा उठाकर AI पुलिस पर अचानक हमला कर देते हैं। कुछ ही पलों में हालात पलट जाते हैं। वे AI पुलिस से उनकी गाड़ी छीन लेते हैं और बिना वक्त गवाए टेलर और शिप्ले को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर अचानक टेलर की कार फिर से बंद हो जाती है। हालांकि तब तक वे लोग AI पुलिस से काफी दूर निकल चुके होते हैं। खामोशी के उसी माहौल में टेलर एक बार फिर अल्फाओं से माया के बारे में पूछने लगता है। वो पूछता है, दे एंड डांग कहाँ है? लेकिन AI बच्ची इस बार भी कुछ नहीं बोलती। इसी बीच गंभीर रूप से घायल शिप्ले वही दम तोड़ देता है। ये पल टेलर के लिए बेहद भारी होता है। टेलर शिप्ले को उसी कार के साथ वहीं छोड़ देता है और फिर एक दूसरी गाड़ी लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में टेलर अल्फाओं को एक टोपी पहना देता है ताकि वह एक आम इंसान की तरह दिखाई दे और किसी को शक न हो। कुछ ही देर में टेलर और AI बच्ची टाउन पहुंच जाते हैं। तब तक न्यू एशिया में टेलर और एल्फी की तलाश की खबर पूरे शहर में फैल चुकी होती है। हर जगह उनके पोस्टर्स, अनाउंसमेंट्स और अलर्ट्स चल रहे होते हैं। शहर की ओर बढ़ते हुए रास्ते में पुलिस की कड़ी चेकिंग चल रही होती है। हर आने जाने वाली गाड़ी को रोका जा रहा था, क्योंकि अगर किसी भी तरह से पुलिस ने टेलर और एल्फी को पहचान लिया होता तो दोनों को तुरंत
अरेस्ट कर लिया जाता। हालात बेहद नाजुक थे, लेकिन ठीक उसी वक्त एल्फी अपनी खास AI पावर का इस्तेमाल करती है। वो बिना किसी शोर के पुलिस के सिस्टम्स को मैनिपुलेट कर देती है और इसी तरह टेलर और एल्फी पुलिस को चकमा देकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन टेलर एल्फी को शहर लाने का एक खास मकसद रखता है, क्योंकि इसी शहर में टेलर का एक पुराना दोस्त ड्रू रहता था। टेलर को अच्छे से पता था कि ड्रू के पास छिपने के लिए जरूर कोई सुरक्षित जगह होगी और साथ ही माया को ढूंढने में भी ड्रू उनकी मदद कर सकता है। इसी वजह से टेलर एल्फी को लेकर सीधे ड्रू के पास पहुंचता है। ये वही ड्रू था जो 5 साल पहले जब टेलर निर्माता को ढूंढ रहा था, उसी मिशन के दौरान टेलर के सामने आया था। अब ड्रू एक फैक्ट्री में काम करता था जहां लगातार AI को अपग्रेड किया जा रहा था। कई सालों बाद जब टेलर और ड्रू एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों के चेहरे पर सच्ची खुशी साफ दिखाई देती है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद ड्रू की नजर एल्फी पर पड़ती है, क्योंकि ये पहली बार था जब ड्रू किसी AI बच्ची को इतने करीब से देख रहा था। वो कुछ पल तक बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर ड्रू टेलर और एल्फी को अपने घर ले आता है। इस घर में कामी नाम की एक AI गर्लफ्रेंड ड्रू के साथ रहती थी। अब टेलर ड्रू को एल्फी के बारे में सब कुछ बताने लगती है। वो कहती है ये कोई आम AI सिम्युलेंट नहीं है, इसके पास एक ऐसी अनोखी पावर है जो सिर्फ सोचने भर से किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकती है। मुझे लगता है निर्माता की लोकेशन और माया के बारे में सब कुछ एल्फी को ही पता है। अब एल्फी ही मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद ड्रू एल्फी को ध्यान से चेक करता है और जो वो देखता है उसे अंदर तक हैरान कर देता है। ड्रू टेलर से कहता है एल्फी बाकी AI की तरह बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये एक हाईली एडवांस्ड AI वेपन है। ये सिर्फ पास की मशीन्स को ही नहीं बल्कि कहीं से भी किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकती है, चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों न हो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी AI कभी नहीं देखी। फिर ड्रू आगे कहता है ये शायद एकमात्र AI है जो इंसानों की तरह बड़ी भी होगी और समय के साथ और भी ज्यादा पावरफुल बनती जाएगी। ड्रू की ये बात सुनकर टेलर की आंखें भर आती है। इसी बीच ड्रू की गर्लफ्रेंड कामी एल्फी को लेकर एक अलग कमरे में चली जाती है ताकि उसे आइसक्रीम खिला सके। लेकिन एल्फी को पहले ही आभास हो चुका होता है कि उन्हें लेने कोई आ रहा है। उसी वक्त रूम का डोरबेल बजता है। कामी स्कैन करके देखती है तो सामने आइसक्रीम डिलीवरी दिखाई देती है। बिना किसी शक के कामी दरवाजा खोलती है और आइसक्रीम का पार्सल रिसीव कर लेती है। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। उस पार्सल के अंदर आइसक्रीम नहीं बल्कि एक बॉम्ब रखा होता है और अगले ही पल जबरदस्त धमाका होता है। पल भर में कामी के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं। धुएं और मलबे के बीच AI पुलिस कमरे में घुस जाती है और चारों तरफ से एल्फी को घेर लेती है। एक पुलिस ऑफिसर एल्फी से कहता है हमारे साथ चलो, लेकिन एल्फी उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तभी वो ऑफिसर एल्फी को बेहोश करने के लिए स्टंग गन से निशाना लगाता है। लेकिन उसी पल टेलर वहाँ पहुँच जाता है और कुछ ही सेकंड में सभी AI पुलिस को खत्म कर देता है। इसके बाद टेलर एल्फी को लेकर भागते हुए ड्रू के पास पहुँचता है। ड्रू अपनी कामी की लाश के पास बैठा फूट फूट कर रो रहा होता है। इसके बाद टेलर, ड्रू और एल्फी तीनों माया की तलाश में निकल पड़ते हैं। दरअसल टेलर ने कभी माया को जो रिंग पहनाई थी, उस रिंग के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था जिससे माया की लोकेशन पता चल सकती थी। अब ड्रू अपने ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से माया की रिंग की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर टेलर और ड्रू उसी लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, शायद माया से एक बार फिर मुलाकात हो जाए। लेकिन रिंग की लोकेशन उन्हें उसी जगह ले आती है जहाँ कभी टेलर और माया ने साथ में खुशहाल जिंदगी बिताई थी। टेलर जब घर के अंदर जाता है तो वहाँ उसे वही रिंग जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। शायद माया उस दिन रिंग को वही छोड़कर चली गई थी। ये देखकर टेलर अंदर से टूट जाता है। वो वही बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसी पल एल्फी चुपचाप आकर टेलर के पास खड़ी हो जाती है। टेलर आंसुओं के बीच एल्फी से ही माया की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। इस दौरान टेलर और एल्फी के बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्डिंग बन चुका होता है। टेलर को रोता हुआ देखकर एल्फी भी रोने लगती है। लेकिन तभी ड्रू घबराया हुआ उन दोनों के पास दौड़ कर आता है और कहता है, न्यू एशिया की AI सिम्युलेंट्स ड्रोन्स आसमान में उड़ते हुए सीधे हमारी तरफ आ रही है। अब यहाँ रुकना नामुमकिन हो चुका होता है। टेलर तुरंत एल्फी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन AI सिम्युलेंट्स की ड्रोन्स लगातार उन पर फायरिंग शुरू कर देती है और बदकिस्मती से एक गोली ड्रू को लग जाती है। ड्रू जमीन पर गिर पड़ता है और अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। कमजोर आवाज में वो टेलर से कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, जिस रात हम अटैक कर रहे थे उसी रात हमें सच्चाई पता चली थी। निर्माता माया के पिता नहीं थे, माया ही निर्माता थी। इतना कहकर ड्रू की सांसें थम जाती है। ये सुनते ही टेलर की आंखें खुली की खुली रह जाती है।
पूरी दुनिया एक पल में उलट जाती है। इसके बाद टेलर एल्फी को लेकर फिर से भागने लगता है, लेकिन तब तक एआई सिम्युलेंट्स की ड्रोन्स और आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी होती है और उन्हीं आर्मी में से एक लीडर सामने आता है, हारून। वही हारून जो कभी टेलर के साथ रहा करता था। हारून आगे बढ़ता है, एल्फी को अपनी गोद में उठा लेता है और टेलर को बेहोश करके कैद कर लेता है। टेलर को कैदी बनाकर हारून अपने साथियों के साथ एल्फी को लेकर समुद्र के रास्ते एक खुफिया बेस की ओर ले जाता है। रास्ते में हारून टेलर के पास आकर उससे पूछता है, तुम इस एआई बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो? इस पर टेलर जवाब देता है, मैं सिर्फ माया तक पहुंचना चाहता हूं। ये सुनकर हारून एक ऐसा सच बताता है जो टेलर की सोच पूरी तरह बदल देता है। हारून कहता है, माया के पिता की मौत के बाद माया ही निर्माता बन गई थी और उसके बाद माया ने एक ऐसा चाइल्ड क्रिएट किया जिसके पास सभी हथियारों को रोकने की ताकत है। फिर हारून आगे कहता है, क्या तुम्हें पता है लॉस एंजलिस में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे किसी एआई का हाथ नहीं था। वो ब्लास्ट ह्यूमन कोडिंग एरर की वजह से हुआ था जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी गलती छुपाने के लिए इस पूरे हादसे का इल्जाम एआई पर डाल दिया और तब से हम आज तक उसकी सजा भुगत रहे हैं। हमने कभी भी ह्यूमन काइंड पर हमला नहीं करना चाहा, हम सिर्फ शांति से जीना चाहते थे। इतना कहने के बाद हारून टेलर को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टेलर हारून से आखिरी बार रिक्वेस्ट करता है, मुझे बस एक बार माया को देखने दो। और तभी कुछ ही दूरी पर मौजूद उस बेस पर नॉमैड अचानक हमला कर देता है। भयानक एक्सप्लोजन्स के साथ पूरा बेस तबाह होने लगता है। इस अफरातफरी के बीच टेलर एल्फी की मदद से कैद से बाहर निकल आता है और अपनी जान बचाने के लिए सीधे पानी में छलांग लगा देता है। हारून और बाकी एआई साथियों के लिए समुद्र में रुकना बेहद खतरनाक था, इसलिए वे टेलर पर ध्यान दिए बिना तेजी से बेस की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन हारून और उसके साथियों को ये नहीं पता होता कि टेलर पानी में कूदकर चुपचाप उनकी बोट के नीचे लटक चुका होता है और उसी बोट के साथ बेस की ओर बढ़ रहा होता है। हारून और उसके साथी एल्फी को लेकर अपने बेस तक पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी होती है। टेलर भी चुपचाप बोट के नीचे लटकते हुए उसी बेस तक पहुंच चुका होता है। बेस के अंदर हारून और उसके साथी एल्फी को लेकर काफी चिंतित दिखाई देते हैं। हारून कहता है, एल्फी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि नॉमैड को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन जैसे जैसे एल्फी बड़ी होती जाएगी उसकी पावर्स धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और फिर एक दिन वो सब कुछ एक झटके में खत्म कर सकती है। लेकिन तब तक हमें किसी भी हाल में अल्फाओं की हिफाजत करनी होगी। ये सारी बातें टेलर छुपकर सुन रहा होता है। अब रात हो चुकी थी, बेस में सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। टेलर जानता था कि उसे किसी भी हाल में एल्फी को यहाँ से निकालकर माया तक पहुँचना है। इस दौरान टेलर एक बात साफ महसूस करता है, न्यू एशिया के इस बेस में इंसान और सिम्युलेंट्स के बीच कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ इंसान सिम्युलेंट्स को भी बराबरी का सम्मान देते हैं। यही वो दुनिया थी जिसे अमेरिका कभी समझ ही नहीं पाया। जब सभी सिम्युलेंट्स गहरी नींद में होते हैं, टेलर चुपचाप हारून का कंट्रोल मॉड्यूल निकालता है और एल्फी को अपने साथ लेकर निकलने लगता है। लेकिन तभी बेस पर अचानक अमेरिकन्स हमला कर देते हैं। अल्फाओं को ढूंढते हुए वे एक एक करके सब कुछ तबाह करने लगते हैं। अमेरिकन्स और एआई के बीच एक बार फिर जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। इस लड़ाई में अमेरिका बेहिसाब ताकतवर है। एडवांस्ड वेपन्स, ड्रोन्स और ट्रेन सोल्जर्स के सामने न्यू एशिया ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। फिर भी एआई सिम्युलेंट्स अपने अस्तित्व के लिए पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे, क्योंकि ये लड़ाई जमीन की नहीं थी, पहचान और हक की थी। उधर टेलर एल्फी को लेकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन एल्फी अब एक आम एआई बच्ची नहीं रही थी। उसने देख लिया था कि अमेरिकन्स असल में उसी को ढूंढने आए हैं और उसी के लिए बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। ये एहसास एल्फी के चेहरे पर साफ दिखने लगता है। एल्फी समझ चुकी थी अगर वो भागती रही तो ये कत्लेआम कभी नहीं रुकेगा। और तभी एल्फी पहली बार अपनी जिम्मेदारी खुद चुनती है। वो अचानक बोट से नीचे उतर जाती है और पूरी ताकत से बेस की तरफ वापस दौड़ लगाती है। टेलर चौंक कर चिल्लाता है, लेकिन एल्फी रुकती नहीं। इसी बीच हॉवेल अपना सबसे खतरनाक हथियार एक्टिवेट करती है। एक स्पेशल रोबोट बॉम्ब सीधे एआई सिम्युलेंट्स की तरफ लॉन्च किया जाता है। रोबोट बॉम्ब आगे बढ़ते बढ़ते एआई के बिल्कुल पास पहुंचता है और जोरदार ब्लास्ट से चारों तरफ तबाही फैल जाती है। हॉवेल यही नहीं रुकती, वो दूसरा रोबोट बॉम्ब सीधे एआई की
ओर भेजती है, जो लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस बार रोबोट बॉम्ब के सामने अचानक एल्फी आकर खड़ी हो जाती है और जो होता है वो देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। रोबोट बॉम्ब अपने आप रुक जाता है। एल्फी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और सिर्फ एक टच में रोबोट बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है। वो मशीन ऐसे नीचे झुक जाती है जैसे कोई इंसान घुटनों पर बैठ गया हो। ये सब देखकर हॉवेल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था, एल्फी कोई आम एआई नहीं है। हॉवेल बिना एक पल गवाए मकब्राइड को ऑर्डर देती है। मकब्राइड तुरंत एल्फी को अपने टारगेट पर ले लेता है और एक गोली एल्फी कुछ दूर जा गिरती है और वही बेहोश हो जाती है। ये सब टेलर ब्रिज के नीचे से अपनी आंखों के सामने देख लेता है। टेलर बिना सोचे समझे मकब्राइड को शूट करता है और उसे वही खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही एल्फी बेहोश होती है, रोबोट बॉम्ब का कंट्रोल भी टूटने लगता है। बॉम्ब फिर से एक्टिवेट होने लगता है। अब हालात और भी खतरनाक थे। अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो ब्रिज के साथ साथ एल्फी भी खत्म हो जाएगी। बिना एक सेकंड गवाए टेलर दौड़कर एल्फी को अपनी गोद में उठा लेता है और पूरी ताकत से हारून की तरफ भागता है। एल्फी की हालत देखकर हारून समझ जाता है अब देर करने का मतलब मौत है। हारून तुरंत एक बड़ा फैसला लेता है। वो तय करता है कि एल्फी को माया के पास ले जाया जाएगा। टेलर भी एल्फी के साथ ही होगा। हालांकि हारून कभी नहीं चाहता था कि टेलर और माया फिर मिले, लेकिन उसे हारून टेलर और कुछ एआई सिम्युलेंट्स के साथ डांग टेम्पल की तरफ ले जाता है, जहां खुद निर्माता यानी माया मौजूद होती है। वहीं दूसरी ओर कर्नल हॉवेल एक सिम्युलेंट से निर्माता की लोकेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद उसे बेरमी से खत्म कर देता है। टेलर घायल एल्फी को अपने बच्चे की तरह गोद में उठाए इलाज के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। एल्फी के प्रति टेलर के इस गहरे लगाव को देखकर हारून एक ऐसा सच उजागर करता है जो टेलर की पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। हारून बताता है कि इस एआई बच्ची को किसी मशीन ने नहीं बल्कि खुद माया ने बनाया था। दरअसल जब माया प्रेग्नेंट थी तब उसने अपने होने वाले बच्चे को स्कैन किया था और उसी स्कैन से एक आर्टिफिशियल भ्रूण तैयार किया गया जिससे एल्फी का जन्म हुआ। लेकिन एल्फी को बनाने का मकसद एक वियोपन तैयार करना नहीं था। माया कभी लोगों को मारना नहीं चाहती थी। उसका सपना इस वॉर को खत्म करना था। हारून आगे कहता है, एल्फी तुम्हारे और माया के होने वाले बच्चे की ही एक कॉपी है। माया ने इस एआई में वही प्यार भर दिया था जो वो तुमसे करती थी। ये सुनते ही टेलर की आंखें सुर्ख हो जाती है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि एल्फी के लिए उसके दिल में इतना गहरा अपनापन क्यों उमड़ रहा था। काफी दूर का सफर तय करने के बाद आखिरकार वे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। उनके सामने एक एआई विलेज होता है। वहाँ मौजूद एक एआई सेंट एल्फी को तुरंत इलाज के लिए अपने साथ ले जाता है। उधर टेलर बेचैनी और उम्मीद के बीच माया को ढूंढते ढूंढते डांग टेम्पल तक पहुंच जाता है। यहाँ एक बात आपको याद दिला दूं, यही वो जगह थी जहाँ पहले एल्फी ने माया के बारे में पूछे जाने पर कहा था दे एंड डांग, जिसका मतलब होता है हेवन। टेलर धीरे धीरे डांग टेम्पल के भीतर कदम रखता है। अंदर का नजारा देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने माया लाइफ सपोर्ट पर पड़ी हुई होती है और उसके पास ही एल्फी जो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है, फूट फूट कर रो रही होती है। टेलर को देखते ही डांग टेम्पल की एक एआई पुजारी आगे आती है और उसे सच्चाई बताती है। जिस दिन नोमैड ने निर्माता पर हमला किया था उसी दिन से माया कोमा में चली गई थी। पहले उन्हें लगा था कि वे निर्माता को ठीक कर लेंगे, लेकिन उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, फिर भी माया को बचाया नहीं जा सका। अब निर्माता को सिर्फ मृत्यु ही मुक्ति दिला सकती है और माया को सबसे पहले यहाँ लाने वाला हारून ही था। फिर टेलर सवाल करता है, तो फिर आप लोगों ने उसे मार क्यों नहीं दिया? इस पर एआई पुजारिन शांत स्वर में जवाब देती है, निर्माता हमारी क्रिएटर है, वो हमारे लिए भगवान है और हम अपने भगवान को न तो कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं और न ही उन्हें मार सकते हैं। ये सुनते ही टेलर को सब कुछ समझ में आ जाता है। जब वे लोग माया को मार नहीं सकते तो ये काम टेलर को ही करना होगा। इस एहसास के साथ ही टेलर टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जानता था कि जो करने जा रहा है वो उसका सबसे बड़ा दुख बनने वाला है, लेकिन माया के असनियत दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए टेलर मजबूर हो जाता है। ना चाहते हुए भी टेलर माया की लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया और टूटकर एल्फी को अपने सीने से लगा लिया। माया अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी थी। अपनी माँ को खोने के गहरे दुख में एल्फी टेलर के कंधे पर फूट फूट कर रो पड़ती है। उसी पल एआई विलेज पर आसमान में अमेरिकन आर्मी भारी हथियारों के साथ नोमैड लेकर वहाँ पहुँच चुकी थी। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। प्लेन से उतरते ही अमेरिकन सोल्जर्स एक एक करके एआई सिम्युलेंट्स को खत्म करने लगे। उधर टेलर डांग टेम्पल से एल्फी को लेकर भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त कर्नल हॉवेल मंदिर के अंदर दाखिल होता है। वो टेलर
टेलर को गन पॉइंट पर लेकर आदेश देता है कि वो निर्माता और अल्फाओं को वही छोड़कर चला जाए, क्योंकि हॉवेल की नजरों में टेलर अब एक गद्दार बन चुका था। हॉवेल माया को एक डिवाइस से जोड़कर उसके दिमाग को स्कैन करने लगा। धीरे धीरे माया की मेमोरीज को एक चिप में ट्रांसफर करने लगे। तभी पीछे से हारून आकर हॉवेल पर टारगेट करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसी पल पीछे से अमेरिकन सोल्जर्स भी हारून को अपने टारगेट में ले लेते हैं। फिर भी हारून बिना किसी डर के हॉवेल पर गोली चला दिया और खुद सोल्जर्स की गोलियों का शिकार बन गया। हारून जमीन पर गिर पड़ा। हॉवेल को लगता था कि हारून की गोली से उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये थी कि हारून ने हॉवेल की पीठ में एक बॉम्ब फिट कर दिया था, जिसे हटाना नामुमकिन था। जैसे ही हॉवेल को बॉम्ब के बारे में पता चलता है, वो डर के मारे तड़पने लगा। उसी वक्त एल्फी अपनी पावर का इस्तेमाल करके हॉवेल की पीठ में लगे बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन तभी एक अमेरिकन सोल्जर गलती से एल्फी को टारगेट समझ लेता है। ये देखकर टेलर तुरंत एल्फी को कवर देने के लिए उसे वहाँ से हटा देता है, और जैसे ही एल्फी का ध्यान हॉवेल से हटता है, हॉवेल की पीठ में लगा बॉम्ब फिर से एक्टिवेट हो गया। अगले ही पल एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में हॉवेल उसके साथ मौजूद सोल्जर्स के साथ चिथड़ों में उड़ गए। उसके बाद हारून उठ जाता है और टेलर को कहता है कि तुरंत एल्फी को लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि नोमैड सब कुछ खत्म करने वाला है, हम यहाँ संभालेंगे। टेलर एल्फी को लेकर टेम्पल से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ही अमेरिकन सोल्जर टेलर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे बंदी बनाकर टेलर और एल्फी दोनों को अलग अलग प्लेन में वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ नोमैड एआई विलेज की तरफ मिसाइल लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से पूरी एआई विलेज के साथ साथ डैंग टेम्पल भी धमाके में राख हो जाता है। टेलर और एल्फी को सोल्जर्स जबरदस्ती अमेरिका ले आए थे। असल में अमेरिकन्स एल्फी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही उसे यहाँ लाए थे, लेकिन एल्फी की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने एक एक करके सारी मशीन्स को नाकाम कर दिया। इसी वजह से जनरल एंड्रूज ने टेलर को बुलाया और साफ शब्दों में कहा, एल्फी को सिर्फ तुम ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। टेलर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में वो एल्फी के पास गया और दिल पर पत्थर रखकर एल्फी को हमेशा के लिए ऑफ कर दिया। एल्फी को ऑफ करने के बाद अमेरिकन्स उसे ग्राउंड जीरो ले जाने लगे ताकि उसकी बॉडी को डिसमेंटल किया जा सके। टेलर का एल्फी के लिए लगाव देखकर एंड्रूज ने उसे एल्फी की गाड़ी में साथ जाने की इजाजत दे दी, लेकिन एंड्रूज को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये टेलर की एक चाल थी। असल में एल्फी मरी नहीं थी। टेलर ने चालाकी से उसे स्टैंड बाय मोड में डाल दिया था, यानी एल्फी बस सो रही थी। रास्ते में टेलर ने एल्फी को जगा दिया। जागते ही एल्फी ने अपनी पावर से गाड़ी को कंट्रोल किया और बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट करवा दिया, और वहीं से टेलर और एल्फी भाग निकले। दोनों सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए। दरअसल इंसानों ने तब तक मून पर भी कॉलोनी बना ली थी और मून तक जाने के लिए एक स्पेशल फ्लाइट मौजूद थी। टेलर ने बिना समय गवाए एल्फी के साथ उसी फ्लाइट की सीट बुक कर ली। ये खबर जैसे ही एंड्रूज तक पहुंची, उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि फ्लाइट को अमेरिका में लैंड कराया जाए, लेकिन टेलर और एल्फी को रोक पाना अब किसी के बस में नहीं था। एल्फी ने अपनी पावर से फ्लाइट को कंट्रोल किया और वो फ्लाइट सीधी जाकर नोमैड पर लैंड हो गई। फ्लाइट में मौजूद बाकी पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट से सेफली अर्थ भेज दिया गया। इसके बाद टेलर और एल्फी ने नोमैड में मौजूद सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया और अब नोमैड को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी शुरू हो गई। यहाँ टेलर और एल्फी ने अमेरिकन वेपन सिस्टम के सामने जबरदस्त सर्वाइव किया। टेलर का प्लान था कि एल्फी नोमैड को कंट्रोल करे और उसी में मौजूद सारी मिसाइल्स से नोमैड को ही ब्लास्ट कर दे, लेकिन इस प्लान को एक्सिक्यूट करते वक्त टेलर और एल्फी हालात के कारण एक दूसरे से अलग हो गए। अब दोनों चाहकर भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं सकते थे। इसी बीच एल्फी ने अपनी माँ माया की मेमोरी चिप माया की एक एआई सिम्युलेंट में लगा दी। चिप एक्टिवेट होते ही उस एआई में माया की फीलिंग्स जिंदा हो गई। नोमैड अब कुछ ही पलों में खत्म होने वाला था। टेलर ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक आखिरी फैसला लिया, एल्फी को अर्थ पर सेफली पहुंचाना। एल्फी रो रो कर गिर पड़ी। वो कह रही थी कि टेलर के बिना वो अकेली हो जाएगी, उसके बिना वो जी नहीं पाएगी, लेकिन हालात बेहद नाजुक थे। टेलर ने भारी दिल से एल्फी को आखिरी बार देखा और उसे एक एस्केप पॉड में बैठाकर अर्थ की तरफ सेफली भेज दिया। अब अमेरिकन्स कुछ भी नहीं
कर सकते थे। नोमैड कुछ ही पलों में डिस्ट्रॉय होने वाला था। टेलर ने एल्फी को आखिरी बार देखा और एल्फी भी आंसू भरी आंखों से नोमैड की तरफ देखते हुए अर्थ की ओर जा रही थी। टेलर अब नोमैड के साथ मरने वाला था। तभी उसने माया को देखा। वो इंसान नहीं थी बल्कि माया की वही एआई सिम्युलेंट थी जिसमें एल्फी ने मेमोरी चिप एक्टिवेट की थी। अब उस एआई में माया की पूरी फीलिंग्स जिंदा हो चुकी थी। टेलर को देखते ही माया उसकी तरफ दौड़ पड़ी। ये पल बेहद भावुक था। टेलर जिंदगी में कभी अपनी माया को वापस नहीं पा सका, लेकिन चाहे वो एआई थी फिर भी टेलर ने आखिरी बार माया को गले लगाया। उसी पल नोमैड डिस्ट्रॉय होने लगता है और नोमैड के साथ टेलर की भी जान चली जाती है। नोमैड के टुकड़े टूटकर अर्थ पर गिरने लगते हैं। एक लंबी जंग के बाद आखिरकार रिपब्लिक ऑफ न्यू एशिया जीत हासिल करती है। नोमैड को खत्म होते देखकर न्यू एशिया में इंसान और एआई एक साथ जश्न मनाने लगते हैं और दुनिया को ये समझ आ जाता है कि लॉस एंजलिस का न्यूक्लियर ब्लास्ट एआई की वजह से नहीं बल्कि इंसानों की गलती से हुआ था। दुनिया में एक बार फिर शांति कायम हो जाती है। एल्फी भी सेफली अर्थ पर पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी टेलर के लिए आंसू थे। रोते हुए एल्फी एस्केप पॉड से बाहर निकलती है और देखती है कि हर तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं। भले ही एल्फी ने अपना सबसे अच्छा दोस्त टेलर खो दिया हो, लेकिन जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी। टेलर की कमी हमेशा महसूस होगी, लेकिन अब इस दुनिया में इंसानों और एआई के साथ मिलकर शांति से जीना भी जरूरी था। इसीलिए एल्फी अपने आंसू पोंछती है और धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। उस मुस्कान में यही संदेश था, जिंदगी अभी बाकी है। अगर टेलर उसका दोस्त था तो अब ये पूरी दुनिया उसकी दोस्त थी और यहीं पर द क्रिएटर मूवी की ये खूबसूरत और भावनात्मक कहानी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको द क्रिएटर की ये इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और डिटेल्ड, इमोशनल और सिनेमैटिक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए RR मूवी डिकोड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।